हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस लेक्चर। आज के क्लास में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक और एप्लीकेशन डिस्कस करने वाले हैं। पिछले क्लासेज में हम लोगों ने टेंजेंट एंड नॉर्मल, अप्रॉक्सीमेशन एंड रेट ऑफ चेंज, ये तीन एप्लीकेशन जो है वो डिस्कस किए थे और उनके भी क्वेश्चंस में लास्ट में फिर जब क्वेश्चंस का करवाऊंगा एक क्लास प्रॉब्लम्स का, तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में फोर्थ एप्लीकेशन दैट इज कॉल्ड मोनोटोनिक फंक्शन फाइंड आउट करना बाय यूजिंग डेरिवेटिव। जब हम लोग फंक्शन का पोस्टमार्टम करते हैं, दैट मीन्स हम ये पता करते होते हैं कि फंक्शन का बिहेवियर क्या है, कहाँ पे किस तरीके का बिहेवियर है फंक्शन का, तो उसमें मोनोटोनिसिटी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और सबसे यूजफुल एप्लीकेशन है। फंक्शन जो है वो मोनोटोनिक कब होगा, जब या तो वो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, है ना। द फंक्शन विच इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आर कॉल्ड मोनोटोनिक फंक्शन। सो द डेफिनेशन ऑफ मोनोटोनिक फंक्शन इज, मोनोटोनिक फंक्शन का डेफिनेशन क्या है? फंक्शंस आर सेड टू बी मोनोटोनिक इफ दे आर आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन देयर इंटायर डोमेन। As for example, f of x equal to e to the power x, f of x equal to log x, f of x equal to 2x plus 3. These are some example of increasing function and that so they are called monotonic functions. इनको हम monotonic functions कह सकते हैं। Similarly, f of x equal to minus of x cube, f of x equal to e to the power minus x and f of x equal to minus x plus 5. These all are decreasing in their domains, so they are called monotonic functions. तो मोनोटोनिक फंक्शन किसको कहते हैं? जो अपने डोमेन में या तो इंक्रीजिंग हो या तो डिक्रीजिंग हो, दोनों नहीं हो सकता कि कुछ पार्ट में इंक्रीजिंग हो गया और कुछ पार्ट में डिक्रीज हो जाए। यदि इंक्रीज कर रहा है तो पूरे में ही इंक्रीज करे, या तो डिक्रीज हो रहा है तो पूरे डोमेन में ही वो फंक्शन डिक्रीज करेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? मोनोटोनिक फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल में मैंने फंक्शन लिया e टू दी पावर x, तो e टू दी पावर x का यदि आप ग्राफ देखेंगे तो e टू दी पावर x फंक्शन का ग्राफ किस तरीके से होता है? इस तरीके से, है ना। 0 पे इसकी वैल्यू 1 होती है और ये फंक्शन क्या है? e टू दी पावर x एंड द डोमेन इज ऑल द रियल नंबर। ये फंक्शन का डोमेन क्या है? ऑल द रियल नंबर एंड द रेंज इसका 0 टू इंफिनिटी ओपन इंटरवल है। वो डोमेन में तो आप रियल नंबर भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 0 टू इंफिनिटी लिख रहा हूँ। तो इस फंक्शन में यदि आप ध्यान से देखें तो कोई भी पॉइंट में यहाँ पे जैसे मान लीजिए x1 ले रहा हूँ और दूसरा पॉइंट x2 ले रहा हूँ, तो x1 इज लेस देन x2 implies that f of x1 is less than f of x2 for every x1 comma x2 belonging to the real number। दैट मीन्स इसके डोमेन में कोई भी दो नंबर यदि हम इस तरीके से ले लेते हैं तो वहां पे जो x1 पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी दैट इज f of x1 और x2 पे जो वैल्यू होगी फंक्शन की दैट इज कॉल्ड f of x2। तो x1 यदि x2 से कम है, x1 और x2 में आप देखिए x1 लेफ्ट साइड में, तो x1 क्या है? x2 से कम है, तो x1 is less than x2, that implies that f of x1 is also less than f of x2. So that is the case when a function is increasing. So we can easily say that a function is called strictly increasing. एक फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब कहते हैं? जब x1 लेस देन x2 हो। यदि ये होता है तो f of x1 लेस देन f of x2 हो for every x1 x2 belonging to the domain of that function। तो वो पूरे डोमेन में क्या कहलाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाएगा। f of x equal to log x जो फंक्शन है वो भी एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि log x का यदि आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस तरीके से प्लॉट होता है। दैट इज नथिंग बट f of x equal to log x and this function is also having the same nature. This is suppose x1, this is x2. x1 less than x2 implies f of x1 also less than f of x2. So we can easily write the
definition of increasing function, and that is the function is said to be increasing in its domain if x1 is less than x2, implies f of x1 less than f of x2 for every x1 comma x2 belonging to the domain of that function, domain of f of x. So this is the definition of increasing function, or you can say that strictly increasing function. Okay, so strictly increasing function को हम increasing कह सकते हैं, इंक्रीजिंग कहिए या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह सकते हैं इस फंक्शन को। तो इसमें इस तरीके का केस होता है, ठीक है। अब जैसे कि दूसरा जो मोनोटोनिक टाइप ऑफ फंक्शन मैंने बताया था, डिक्रीजिंग होगा तब भी उसको हम क्या कहेंगे, मोनोटोनिक कहेंगे। और डिक्रीजिंग वाले केस में जैसे कि हम लोग यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन का कुछ एग्जांपल लिए भी थे, तो डिक्रीजिंग फंक्शन के केस में भी आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे कि ये वाला फंक्शन e का पावर माइनस एक्स जो है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। वो इस तरीके से ग्राफ होता है, जीरो पे तो वैल्यू 1 होती है, बट इट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए x1 एंड दिस इज x2। x1 क्या है, लेस देन x2 है, x1 इज लेस देन x2, implies that f of x1 ग्रेटर देन f of x2 होता है। यहाँ पे कैसे, x1 कम है लेकिन x1 पे जो वैल्यू है दैट इज f of x1 एंड x2 पे जो वैल्यू आ रही है दैट इज f of x2। तो f of x1 जो है उसकी वैल्यू f of x2 से ज्यादा है। तो ये जब केस होता है तो उस कंडीशन में हम फंक्शन को क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग कहते हैं, बट ये मोनोटोनिक फंक्शन ही कहलाएगा, ठीक है। एंड सिमिलरली यदि हम बात कर रहे हो जैसे कि आप अभी मैंने बताया था f of x इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स क्यूब, इसका माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ किस तरीके से होगा, ये वाला जो ग्राफ है वो f of x इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब का ग्राफ है। यहाँ पे भी पूरे ही इंटरवल में, पूरे डोमेन में, दैट इज द रियल नंबर, इस फंक्शन का डोमेन है, पूरे ही रियल नंबर में x1 x2 कहीं पे भी यदि मैं 2 पॉइंट लूं तो f of x1 ये कहलाएगा, दिस इज f of x2। so x1 less than x2 implies that f of x1 greater than f of x2 in this case। तो यहाँ पे भी हम लोग कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये तो डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहते हैं इस तरीके के फंक्शन को, और हम इसको मोनोटोनिक फंक्शन कहेंगे। तो डिक्रीजिंग फंक्शन को का जो डेफिनेशन है वो क्या है, द फंक्शन इज सेड टू बी डिक्रीजिंग in its domain if x1 less than x2 implies that f of x1 is greater than f of x2 for every x1 x2 belonging to the domain of the function। so that is called decreasing function और strictly decreasing function। तो ये डेफिनेशन जो है वो हम याद रखेंगे जो कि हमें आगे काम में आने वाला है। नेक्स्ट इज नॉन मोनोटोनिक फंक्शन किसको कहते हैं, ये सब तो अभी जो मैंने बताया वो क्या है, मोनोटोनिक फंक्शन है। नॉन मोनोटोनिक फंक्शन किसको कहेंगे तो उसको भी समझते हैं। Second point is non-monotonic function। Non-monotonic, a function which is increasing as well as decreasing in its domain is called non-monotonic function। इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं तो यहाँ पे f of x इज इक्वल टू साइन x, x बिलोंगिंग टू
ऑल द रियल नंबर इसका डोमेन होता है। तो पूरे रियल नंबर में यदि मैं पूछूं कि साइन एक्स कैसा फंक्शन है, तो वो नॉन मोनोटोनिक फंक्शन है। साइन एक्स का ग्राफ किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है, 0, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, और इसी तरीके से ग्राफ होता है। तो ये पूरा फंक्शन क्या है, नॉन मोनोटोनिक है। क्यों? क्योंकि कुछ पार्ट में तो ये इंक्रीज हो रहा है, कुछ पार्ट में डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके का केस है, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, नॉन मोनोटोनिक। लेकिन यदि मैं इसी में 0 से यदि π/2 या -π/2 से लेके +π/2 तक साइन एक्स फंक्शन को देखूं, तो ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है और मोनोटोनिक है, इसका मतलब, ठीक है। वहीं पे π/2 से लेके 3π/2 तक यदि बात करें तो ये फंक्शन मोनोटोनिक है, डिक्रीजिंग ही है। तो π/2 से लेके 3π/2 तक तो ये फंक्शन मोनोटोनिक है। बट इफ आई टॉक अबाउट 0 से π में ये फंक्शन क्या है, तो ये नॉन मोनोटोनिक फंक्शन है, बिकॉज कुछ पार्ट में इंक्रीज हो रहा है, कुछ पार्ट में डिक्रीज हो रहा है। तो अलग अलग डोमेन्स में अलग अलग बिहेवियर हो सकता है फंक्शंस का। तो हम अकॉर्डिंगली डोमेन में ही बात करते हैं कि किस डोमेन में हम डिस्कशन कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंगली हम उसको मोनोटोनिक या नॉन मोनोटोनिक कहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो एग्जांपल है, जैसे f of x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इस तरीके में के जो फंक्शन होते हैं उनका डोमेन तो ऑल द रियल नंबर होता है, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है। बट इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ पार्ट में इंक्रीजिंग या कुछ पार्ट में डिक्रीजिंग होता है, ठीक है। या तो पैराबोला है, ठीक है ना, इसका ग्राफ कैसा होगा, पैराबोलिक, या तो अपवर्ड पैराबोला होगा जब ए पॉजिटिव हो, है ना, और या तो डाउनवर्ड पैराबोला हो सकता है। तो जो भी होगा, कुछ पार्ट में डिक्रीज कर रहा होगा और कुछ पार्ट में इंक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके के फंक्शन जो है वो क्या होते हैं, नॉन मोनोटोनिक होते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ पार्ट में इंक्रीजिंग और कुछ पार्ट में डोमेन में डिक्रीजिंग है। So a function which is increasing as well as decreasing in its domain is called non-monotonic function. Similarly, f of x is equal to modulus of x. अब ये जो फंक्शन है वो नॉन मोनोटोनिक फंक्शन है रियल नंबर में। तो मोनोटोनिक और नॉन मोनोटोनिक में यही डिफरेंसेस हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मोनोटोनिसिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। एक पॉइंट पे फंक्शन मोनोटोनिक है या नहीं है, वो कैसे चेक करते हैं। तो मोनोटोनिसिटी, जैसे मैंने बताया आपको कि मोनोटोनिसिटी दो टाइप से हो सकता है, या तो वहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग होने से भी हम मोनोटोनिक कहते हैं, ठीक। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसे चेक करते हैं, सो जैसे कि मान लीजिए ये एक फंक्शन है, ठीक, इस तरीके से है, और ये पर्टिकुलर पॉइंट ए जहाँ पे कोई रियल नंबर है जो कि इस फंक्शन के डोमेन में होना जरूरी है। यदि कोई पॉइंट किसी फंक्शन का डोमेन में नहीं होगा तो वहां पे उसकी मोनोटोनिसिटी चेक नहीं करते हैं। कहाँ चेक करते हैं, जब वो पॉइंट जो है उस फंक्शन के डोमेन में हो। तो मान लेते हैं कि ए पॉइंट जो है वो फंक्शन के डोमेन में है, ठीक है। अब ये फंक्शन कैसे चेक करेंगे कि मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक का मतलब इंक्रीजिंग है या तो डिक्रीजिंग है। तो कोई फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कब होगा ए पॉइंट पे, जब ए से जस्ट पहले, मतलब नेबरहुड ऑफ ए में हम चेक करते हैं, तो ए माइनस एच और ये ए के बाद ए प्लस एच आएगा। सो एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग at x equal to a if and only if, or you can say that if f of a minus h is less than f of a and f of a plus h is greater than f of a। ये दोनों ही कंडीशन होनी चाहिए where h is very small पॉजिटिव क्वांटिटी है ना। h क्या है, टेंडिंग टू 0 में है, जो कि वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तभी a माइनस एच जो है वो a का लेफ्ट साइड होगा और a प्लस एच a का राइट साइड होगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू होनी चाहिए उसको हम f ऑफ a माइनस एच कहेंगे। यहाँ पे जो वैल्यू होगी दैट इज f ऑफ a प्लस एच कहलाएगा, और f ऑफ a ये बीच में, ठीक है। तो f ऑफ a प्लस एच और f ऑफ a माइनस एच के बीच में यदि हो, राइट, बाद में वैल्यू ज्यादा हो और पहले वैल्यू यदि कम हो, इसकी यही लिख रहे हैं हम लोग, f ऑफ a माइनस एच इज लेस देन f ऑफ a। ओके, f ऑफ a माइनस एच f ऑफ a से कम है
और एफ ऑफ ए प्लस एच क्या है, एफ ऑफ ए से ज्यादा है, तो उस कंडीशन में हम फंक्शन को क्या कहते हैं कि ये पॉइंट पे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है वो। तो दैट इज द कंडीशन। डिक्रीजिंग में भी ऐसा ही हम लिखने वाले हैं। तो डिक्रीजिंग में क्या होगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे पहले तो ग्राफ बना देता हूँ और ये पहले से जो लिखा हुआ है वो लिखे रहने देता हूँ। कोई फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग किसी पॉइंट पे कैसे चेक करेंगे आप, एक पॉइंट है, ए के नेबरहुड में ए माइनस एच आएगा, उसके राइट साइड में ए प्लस एच आएगा। तो यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाता है, एफ ऑफ ए माइनस एच मस्ट बी ग्रेटर देन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ ए प्लस एच मस्ट बी लेस देन एफ ऑफ ए, then we say that fx is said to be monotonically decreasing at x equal to a। किसी पॉइंट पे फंक्शन को मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कब कहते हैं, जब उसका नेबरहुड चेक करते हैं हम लोग। लेफ्ट जो पॉइंट है उस पे वैल्यू ए पे जो वैल्यू है उससे ज्यादा होनी चाहिए और राइट साइड में जो वैल्यू है वो ए पे जो वैल्यू है उससे कम होनी चाहिए, तो हम फंक्शन को क्या कहते हैं, उस पॉइंट पे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग कहते हैं। ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है कि फंक्शन जो है वो इस तरीके का बिहेवियर नहीं रखता है। जैसे नॉन मोनोटोनिक कब हो जाएगा कोई फंक्शन, तो उसके लिए जो है वो जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, तो ए माइनस एच और ए प्लस एच ये दो पॉइंट है। ए पॉइंट पे फंक्शन का मोनोटोनिसिटी चेक करने के लिए उसकी जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो उस पॉइंट पे या डिफरेंशिएबल हो, जरूरी नहीं है। सिर्फ जरूरत ये होती है उस ए पॉइंट पे चेक करने के लिए कि ए पॉइंट फंक्शन के डोमेन में हो। जैसे कि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ए पॉइंट पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है क्योंकि यहाँ कॉर्नर पॉइंट बन रहा है, बट इसकी जो मोनोटोनिसिटी है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है वो मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि ये मोनोटोनिक है। यदि मोनोटोनिक है तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा या तो नॉन मोनोटोनिक होगा। ठीक है ना, तो नॉन मोनोटोनिक होने के लिए, इंक्रीजिंग होने के लिए भी बताया, डिक्रीजिंग होने के लिए भी कंडीशन बताया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, एफ ऑफ ए माइनस एच क्या है, एफ ऑफ ए से कम है, ज्यादा है। एफ ऑफ ए माइनस एच इज ग्रेटर देन एफ ऑफ ए, और वहां पे एफ ऑफ ए प्लस एच भी क्या है, ग्रेटर देन एफ ऑफ ए है। तो जब दोनों ही तरफ इससे ज्यादा वैल्यू है तो उस कंडीशन में ना ही ये इंक्रीजिंग है ना ही ये डिक्रीजिंग है। ठीक है ना, ये पॉइंट पे तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन नॉन मोनोटोनिक है। क्या है, नॉन मोनोटोनिक है, ये है। दिस फंक्शन इज नॉन मोनोटोनिक फंक्शन at x equal to a. So note this point that we should talk about the monotonicity of a function at x equal to a only if it is in the domain of that function irrespective of its continuity and differentiability. Okay, that means फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस हो, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो या नॉन डिफरेंशिएबल हो, उस पॉइंट पे उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है ना, तब भी हम मोनोटोनिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि वो जो पॉइंट है जहाँ पे हम मोनोटोनिसिटी चेक करने वाले हैं वो पॉइंट फंक्शन के डोमेन में होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यही डिस्कशन हम करने वाले हैं। जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। जैसे देखिए, तो पहला एक फिगर देखिए, जैसे कि यहाँ पे फंक्शन ठीक है इस तरीके का है। ठीक है ना, ऐसा लाइक एफ ऑफ एक्स फंक्शन का ग्राफ है जो कि मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे ये फंक्शन में इस पॉइंट पे, यहाँ पे ये पॉइंट पे मुझे बताना है कि ये फंक्शन मोनोटोनिक है या नहीं। तो इसकी मोनोटोनिसिटी हम चेक करेंगे क्योंकि ये पॉइंट ए जो है वो इसके डोमेन में है।
तो इसमें ये फंक्शन यदि आप देखें तो a माइनस एच, और यहाँ पे क्या है इसका a प्लस एच पॉइंट है। a माइनस एच की जो वैल्यू है वो a के कंपेयर में क्या है, कम है। दैट मींस f ऑफ a माइनस एच इज लेस देन f ऑफ a होगा यहाँ, ठीक है। ये f ऑफ a और ये f ऑफ a प्लस एच है, तो f ऑफ a माइनस एच क्या है, f ऑफ a से कम है, ठीक है। और साथ ही साथ f ऑफ a प्लस एच पे जो वैल्यू देखोगे आप वो क्या है, ग्रेटर देन f ऑफ a। मतलब पहले तो वैल्यू कम थी, इस पॉइंट से पहले वैल्यू कम थी और इस पॉइंट के बाद वैल्यू ज्यादा हो गई। इसका साफ साफ मतलब निकलता है कि ये फंक्शन ए पॉइंट पे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, या सिंपली यू कैन से दैट ये फंक्शन ए पॉइंट पे इंक्रीजिंग है। तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग एट एक्स इक्वल टू ए। नेक्स्ट इज, यदि हम यहां पे ध्यान से देखें, सेकेंड फिगर देखते हैं, वही सेम बात डिक्रीजिंग में भी होगा। जैसे मान लीजिए इस तरीके से ऐसे डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे ए पॉइंट पे अब फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, यदि हम बात कर रहे हो क्या, कहाँ पे, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, तो हम क्या करते हैं, ए माइनस एच और ए प्लस एच पे वैल्यू चेक करते हैं कितनी है। तो ए माइनस एच पे जो वैल्यू है वो क्या है, ए से ज्यादा है और ए के बाद वैल्यू कम हो गई। तो पहले वैल्यू ज्यादा थी फिर कम हो गई, मतलब घट रही है वैल्यू, है ना, डिक्रीजिंग मोड में है। तो फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है एट एक्स इक्वल टू ए पॉइंट। क्लियर। अब ये दोनों जो फंक्शन मैंने अभी डिस्कस किए हैं, ये दोनों ही जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन के एग्जांपल है, बट ये ए पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है। यहाँ पे भी ए पॉइंट पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल दिख रहा होगा आपको, है ना, कॉर्नर जैसा बन रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंटिन्यूअस फंक्शन में हम लोग मोनोटोनिसिटी चेक करते हैं। जैसे ये तीसरा फिगर है, ये देखते हैं, है ना। अब ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट फंक्शन के डोमेन में होना जरूरी है, तो ए पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू अवेलेबल है, ठीक। अब यहाँ पे ए पॉइंट पे जो फंक्शन है उसमें यदि आप ध्यान से देखें तो ये ए माइनस एच इधर वैल्यू और इधर ए प्लस एच, इसको कहेंगे। तो ये फंक्शन क्या है, पहले इसकी वैल्यू ए से जस्ट पहले कम वैल्यू थी, ए के वजह से इसकी वैल्यू ज्यादा हो गई। तो ए पॉइंट पे ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग एट एक्स इक्वल टू। तो ऐसा नहीं है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा तो उसका मोनोटोनिसिटी नहीं होगा, मोनोटोनिक है ये फंक्शन, समझ रहे हैं बात। तो जब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं तब हम पहले देखते हैं कि क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। यदि कंटिन्यूअस है तब कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसका एक अलग मेथड है। यदि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो उस तरीके में हम लोग लिमिट निकालते हैं कि ए से पहले लिमिट क्या है, ए के बाद जो लिमिट है वो कितना है, और फिर हम लोग डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो ये तरीका होता है क्वेश्चंस करने का, वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे फोर्थ नंबर फिगर देखते हैं, अब जैसे आप ध्यान से देखें यहाँ पे, तो ये ए पॉइंट है, ये ए माइनस एच है और ये ए प्लस एच है, मतलब इसके जस्ट नेबरहुड में देखना, यहाँ पे वैल्यू ज्यादा है, ठीक है ना। तो आप यदि ध्यान से देखें तो ये जो पॉइंट है, ए पॉइंट है, उस पर वैल्यू कितनी है, इसके बराबर हो गई है। लेकिन एफ ऑफ ए माइनस एच और एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए माइनस एच भी एफ ऑफ ए से कम है, इसको कहेंगे ना एफ ऑफ ए, दिस पॉइंट इज नथिंग बट एफ ऑफ ए। और एफ ऑफ ए प्लस एच भी क्या है, ये आपका लेस देन एफ ऑफ ए है। फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, कहाँ पे, ए पे। बट ये मोनोटोनिक है या ये फंक्शन नॉन मोनोटोनिक है, इसकी डिस्कशन हम अभी भी कर रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है, नॉन मोनोटोनिक है, क्योंकि दोनों ही वैल्यूज ए पे जो वैल्यू है उसके कम है, एक पे कम से कम ज्यादा होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि मोनोटोनिक है। दोनों पे ही यदि कम है या दोनों पे ही ज्यादा है तो फंक्शन नॉन मोनोटोनिक होगा। मतलब एफ ऑफ ए यहाँ पे क्या है, ज्यादा है कंपेरेटिवली इसके नेबरहुड से, तो इसलिए ये फंक्शन क्या है, नॉन मोनोटोनिक है एट ए। यही डिस्कशन हम करने वाले हैं कब, जब फंक्शन का मोनोटोनिसिटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फाइंड आउट करना हो। कैसे चेक करते हैं, बाय यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो
या बाय यूजिंग लिमिट हो, ये सब हम डिस्कशन आगे प्रॉब्लम्स में करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, और जिसको हम इंक्रीजिंग कह सकते हैं, ठीक है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। तो जैसे कि ग्राफिकली सबसे पहले तो समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये फंक्शन जो है, जैसे मान लीजिए इस तरीके का e⁻x जैसे फंक्शन लिया था, इसमें यदि आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट खींचोगे, है ना, कहीं पे भी टेंजेंट खींचो किसी भी पॉइंट पे, और उसका यदि आप स्लोप देखेंगे, ये एंगल कितना होगा, कोई भी जो टेंजेंट आप खींच रहे हो लेस देन 90 डिग्री होगा, समझ रहे हैं बात, किसी भी पॉइंट पे। तो उसका मतलब क्या होता है कि इसका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आने वाला है, f' आने वाला है, वो पॉजिटिव रहने वाला है, ग्रेटर देन 0 होने वाला है, ठीक। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे ध्यान से इस तरीके के फंक्शन में, जैसे कि मान लीजिए x का पावर 3 जो फंक्शन है, x³ फंक्शन की बात कर रहे हैं, y = x³। अब इस फंक्शन में यदि आप ध्यान से देखें तो किसी भी पॉइंट पे यदि आप टेंजेंट खींचेंगे तो उसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि थीटा जो है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में रहेगा। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे आप ध्यान से देख रहे होंगे कि इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ओरिजिन पे 0 पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, इस पॉइंट पे यदि मैं टेंजेंट खींचूंगा तो वो x एक्सिस ही हो जाएगा, ठीक है ना, x एक्सिस इज द टेंजेंट एट द पॉइंट 0। तो एक पॉइंट पे क्या हुआ है कि dy/dx मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 हो गया है इसका। तो यहाँ पे f' क्या है, 0 या तो 0 से ज्यादा ही रहने वाला है। किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट खींचेंगे ना तो उसका स्लोप क्या रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि सारे के सारे जो टेंजेंट है वो किस तरीके से है, 90 डिग्री से कम एंगल बना रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो tan थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, दैट इज dy/dx जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे भी हो रहे हैं जहां पे फंक्शन का dy/dx 0 हो जा रहा है, ठीक है। जैसे कि इसी केस में x³ का डिफरेंशिएशन आप करोगे, dy/dx निकालोगे जब x³ फंक्शन का, तो वो कितना आएगा, 3x² आएगा, जो कि 0 या तो 0 से बड़ा है। लेकिन 0 कहाँ है, एट x = 0 dy/dx बिकम्स 0, है ना। सिर्फ x = 0 पुट करने से ही तो dy/dx 0 होगा, बाकी हर जगह तो क्या है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब कहलाएगा, जब उस फंक्शन का f' ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, है ना। सो द फंक्शन is said to be strictly increasing if f' is greater than equal to 0 for all x belonging to the interval a to b. So the function is said to be strictly increasing in closed interval a to b or open interval a to b if f' is greater than equal to 0 for all x belonging to that interval. Okay, but f' is equal to 0 at only discrete, then you can say that different points, discrete points। कहने का मतलब कि जैसे यहाँ पे 0 पे हो गया, ठीक है ना, मान लीजिए, फिर 1 पे हो गया, फिर 2 पे हो गया dy/dx 0। दैट मींस काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स पे यदि dy/dx 0 होता है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, पूरे इंटरवल में यदि dy/dx 0 नहीं हो रहा है, तो उस तरीके के फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहा जाता है। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन भी बुला सकते हैं, ठीक। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन जो होते हैं उनका डेफिनेशन जब हम पढ़ेंगे, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन में पूरे एक इंटरवल में भी dy/dx 0 हो सकता है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को तो इंक्रीजिंग फंक्शन कह सकते हो आप, बट इंक्रीजिंग फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है दैट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और सिंपली यू कैन से डिक्रीजिंग फंक्शन।
डिक्रीजिंग फंक्शन किसको कहते हैं। यदि आप डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करेंगे तो उस कंडीशन में देखिए ठीक है, इस तरीके से फंक्शन की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती रहती है हमेशा। अब यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे यदि मैं इसका टेंजेंट खींचूंगा तो उसका जो एंगल बनने वाला है, ये जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में रहने वाला है, ग्रेटर देन 90 डिग्री होने वाला है। और इसी चलते इसका जो dy बाई डी एक्स होगा इस फंक्शन का, y इक्वल टू एफ एक्स है मान लीजिए कोई फंक्शन ये, तो इस फंक्शन का जो dy बाई डी एक्स है वो हमेशा क्या रहने वाला है, लेस देन जीरो, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकलेगा, tan थीटा से, दैट इज dy बाई डी एक्स, एंड 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से कम होगा जो ये जो एंगल होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सेकंड क्वाड्रेंट में है थीटा और वहां पे tan थीटा नेगेटिव होता है, तो dy बाई डी एक्स लेस देन जीरो होगा इस केस में, बट एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, सिमिलर टू द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में जैसे मैंने बताया था आपको कि किसी पॉइंट पे यदि dy बाई डी एक्स जीरो हो गया है तब भी वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा, उसी तरीके से डिक्रीजिंग वाले में भी है, ठीक है। तो फंक्शन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग in closed interval a to b if f dash x is less than equal to 0 for every x belonging to that interval, but f dash x equal to 0 at only discrete point. That means countable number of points पे f dash x 0 होना चाहिए, पूरे इंटरवल में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उस तरीके के फंक्शन को हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे, और यही कॉन्सेप्ट जो है वो हम यूज करते हुए किसी भी फंक्शन का किसी कंप्लीट इंटरवल में उसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक कर सकते हैं कि वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग उस इंटरवल में, या नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग है, दैट इज नॉन मोनोटोनिक है, क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस द अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, और यू कैन से दैट इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक। तो जैसे कि आप देखिए इस तरीके का यदि कोई फंक्शन का ग्राफ है जस्ट लाइक दिस, है ना, ऐसा है, और ये हमारा फंक्शन है f ऑफ x। अब यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखेंगे तो x1 यदि x2 से कम ले, if x1 is less than x2 implies f of x1 is less than or equal to f of x2, then f of x is called increasing function, और इसको हम नॉन डिक्रीजिंग कहेंगे। कहने का मतलब क्या है कि कभी भी इसमें जो वैल्यूज हैं x के बढ़ने से, x जैसे भी बढ़ा है यहाँ पे, y की वैल्यूज जो है वो डिक्रीज नहीं हुई है कभी भी, है ना। तो इसलिए इसको नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन और सिंपली इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं, ठीक है। बट इसको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कहेंगे, जैसे कि अभी मैं बता रहा था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का डेफिनेशन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को हम इंक्रीजिंग कह सकते हैं, बट इंक्रीजिंग फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कहते हैं, ठीक है। सो इन दिस केस दिस फंक्शन इज नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड आल्सो नोन एज नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे मान लीजिए ये x1 ले रहे हैं और इसको मैं x2 ले रहा हूँ, तो x1 लेस देन x2 implies f of x1 is less than f of x2, ये तो हो ही रहा है। लेकिन यदि मैं x1 और x2 दोनों ही, मतलब कोई भी दो नंबर इस डोमेन में से ले सकते हैं ना, x1 x2, तो यहाँ पे लेता हूँ और x2 यहाँ ले रहा हूँ, तो इक्वल टू भी हो रहा है। तो इसका मतलब कोई भी दो इस तरीके के यदि हम पॉइंट ले, x1 is less than x2 implies f of x1 is less than or equal to f of x2 for every x1 comma x2 belonging to the domain of the function, then fx is called increasing function in that domain, okay। जो भी डोमेन में है उस पॉइंट में उसको हम नॉन डिक्रीजिंग या सिंपली इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें यदि आप ध्यान से देखें तो इधर तो dy बाई डी एक्स क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, लेकिन इस कुछ पूरे इंटरवल में, इस पूरे इंटरवल में dy बाई डी एक्स क्या हो जाने वाला है, जीरो। ऐसा नहीं होगा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे dy बाई डी एक्स जीरो हुआ फिर किसी दूसरे पॉइंट पे हुआ, ऐसा एक पूरे कंप्लीट इंटरवल में जब dy बाई डी एक्स जीरो हो जाता है
तो उस तरीके के फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कहलाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग कहते हैं, या तो हम उसको कहते हैं कि जो वो फंक्शन है वो हमारा नॉन डिक्रीजिंग कहलाता है। यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे भी केस वही रहेगी, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहने वाला है इंक्रीजिंग फंक्शन में भी। दिस इंप्लाई एफ एक्स इज यू कैन से इंक्रीजिंग, बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कहेंगे इसमें, ठीक है ना। और इसमें क्या होगा कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 इन कंप्लीट इंटरवल, पूरे इंटरवल में जो है वो एफ डैश एक्स 0 जब हो जाएगा तब हम उस फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कहने वाले हैं, सिंपली इंक्रीजिंग कहने से या नॉन डिक्रीजिंग कहने से काम हो जाएगा, ठीक। अब दूसरा जो इसी में टाइप है दैट इज कॉल्ड नॉन इंक्रीजिंग एंड दैट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इसमें क्या होता है कि x की वैल्यू बढ़ाने से y की वैल्यू जो है वो इंक्रीज नहीं होती है, मतलब इस तरीके का केस है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे जैसे x बढ़ रहा है, ठीक है, तो y की वैल्यू जो है वो इंक्रीज नहीं हो रही है, कुछ जगह पे कुछ जगह पे डिक्रीज हो रही है, कुछ पार्ट में कांस्टेंट रह गया, कुछ पार्ट में डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों ही केसेस होंगे कि x1 लेस देन x2 यदि आप लोगे, x1 लेस देन x2 लोगे आप, ठीक है, तो इस केस में क्या होने वाला है, f ऑफ x1 जो है वो ग्रेटर देन f x2 रहेगा, और साथ ही साथ यदि x1 x2 यहाँ से आप लेते हैं दो नंबर इस पार्ट में से, तो f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर भी हो जाएगा, तो इक्वल टू की का भी साइन यहाँ पे आएगा, जो कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में नहीं आता था, लेकिन सिंपली डिक्रीजिंग फंक्शन की हम बात करेंगे तो यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन आएगा। देन एफ एक्स इज कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन, और साथ ही साथ इसको कहेंगे हम नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ पे भी क्या होगा, एफ डैश एक्स इस वाले केस में लेस देन इक्वल टू 0 होगा, एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, जिस भी डोमेन में आप चेक कर रहे हो उस डोमेन में यदि एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग, सिंपली लिख सकते हैं, बट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 इन कंप्लीट इंटरवल, पूरे इंटरवल में भी 0 होने से एफ डैश एक्स को कोई पूरा का पूरा इंटरवल में यदि 0 हो जाए तब भी हम डिक्रीजिंग कहेंगे, बट इस केस में हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं कहेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि जैसे यहाँ पे dy बाई डी एक्स इस पूरे इंटरवल में स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, टेंजेंट तो वही लाइन ही हो गया ना वहाँ पे, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 हो जा रहा है, लेकिन उस केस में भी हम इस फंक्शन को डिक्रीजिंग कहेंगे, क्योंकि बाकी हर जगह जो वैल्यू है वो कम हो रही है, यहाँ पे कांस्टेंट भी रहा तब भी हम इस फंक्शन को डिक्रीजिंग कहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन इज प्रूव दैट f of x इक्वल टू x माइनस साइन x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना, ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करते हैं, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यूज करते हैं हम लोग। एफ एक्स कितना दिया हुआ है, x माइनस साइन x, और इस फंक्शन का डोमेन क्या है, ऑल द रियल नंबर, ठीक है। तो एफ डैश एक्स निकालोगे तो कितना आएगा, 1 माइनस कॉस एक्स आएगा, और जो कि ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि कॉस एक्स की वैल्यू cos x जो होता है वो ऑलवेज लाई बिटवीन -1 टू +1, तो 1 से तो ज्यादा होता ही नहीं cos x, तो cos x की वैल्यू यदि 1 से ज्यादा होगा नहीं तो 1 माइनस cos x की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन या तो इक्वल टू 0 होगी फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू द रियल नंबर। ये बात हमें समझ में आ जाती है यहाँ से, ठीक है। बट यहाँ पे जैसे मैं देख रहा हूँ कि f डैश x ग्रेटर देन 0 है एंड साथ ही साथ इक्वल टू भी 0 है, तो इस केस में कंफ्यूजन ये होता है कि इक्वल टू 0 कहाँ कहाँ है, क्या ये पूरे इंटरवल में है या कुछ डिस्क्रीट पॉइंट्स पे है। तो एफ डैश एक्स को 0 के यदि मैं यहाँ पे बराबर करूँ, दैट मीन्स 1 माइनस कॉस एक्स को यदि मैं 0 लिखूँ तो यहाँ से आएगा कॉस एक्स इक्वल टू 1, और यहाँ से हमें मिलता है सॉल्यूशन इसका 2 and 5, दैट n इज इंटीजर, एंड दैट मीन्स x क्या है, 0 प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 4 पाई, ये सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 हो गया इस कर्व पे। तो ये क्या है, 0 2 पाई 4 पाई minus 2 pi minus 4 pi, so this f dash x is equal to 0 at discrete points. So f dash x क्या है इसका,
एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एट डिस्क्रीट पॉइंट, सो दिस सिंपली इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इज, यू कैन से दैट इंक्रीजिंग इन दिस केस, बिकॉज यही प्रूफ करना था। बट यहाँ से ये भी पता चला कि ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट इक्वल टू 0 डिस्क्रीट पॉइंट्स पे हो। समझ रहे हैं बात? तो ये जो है उसको हम ग्राफिकली भी समझ सकते हैं। जैसे मैं इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करूं, इसका एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस साइन एक्स फंक्शन का, तो इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, ये ध्यान से देखिए, एक्स माइनस साइन एक्स, तो एक्स का जो लाइन होता है y इक्वल टू एक्स लाइन, वो पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, और उसके बाद क्या है, x माइनस ऑफ साइन एक्स है, तो इस पे हम इसका यदि ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इस तरीके से बनेगा, ठीक है, ऐसे। तो एक्चुअली में ये लाइन तो हटा दीजिए, ये जो ग्राफ है ना आपका, वो इस तरीके से आपका बनने वाला है, y इक्वल टू एक्स लाइन पे इस तरीके का कर्व बनेगा, जिसको हम एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस साइन एक्स कहेंगे। तो ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है, इस तरीके से चेंज होता जा रहा है हर जगह, ऐसे ऐसे सेम इसका हो रहा है, फिर इस तरीके से हो रहा है, ठीक है ना, ऐसा। तो ये जो ग्राफ है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एक्स माइनस साइन एक्स का इस तरीके का ग्राफ प्लॉट होगा, ठीक। अब अभी तो मैं फिलहाल के लिए इसी सिंपल बता रहा हूँ, बट कहाँ कहाँ डिफरेंशिएशन जीरो हुआ है, 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, तो 0 पे डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। फिर आप देखेंगे तो इसका जो 2 पाई है, 2 पाई पॉइंट यहाँ पे आएगा 2 पाई, वहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 0, फिर 4 पाई पे डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 0। तो इस तरीके के जो पॉइंट्स होंगे वहाँ पे इसका डी वाई बाई डी एक्स 0 होने वाला है। और लेकिन फिर भी ये फंक्शन क्या है, हर जगह इंक्रीज ही कर रहा है, कहीं पे इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो कांस्टेंट नहीं हुआ है, तो इसलिए ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, एंड यू कैन आल्सो से दैट इट एज इट इज एज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यही कॉन्सेप्ट है, यहाँ से इंप्रूव हो जाता है। अभी जैसे मैंने बताया भी था, एक और एग्जांपल लेकर के मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जैसे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब फंक्शन है ना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका डोमेन भी क्या होता है, ऑल द रियल नंबर। अब ये भी क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो कैसे प्रूव कर सकते हैं, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो कितना आएगा, 3x स्क्वायर आएगा। और जैसा कि हमें पता है कि ये जो होता है वो 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो ऑल द रियल नंबर में 0 या तो 0 से ज्यादा रहती है फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। और इससे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 यदि मैं पुट करूंगा, दैट इज 3x स्क्वायर है ना एफ डैश एक्स की वैल्यू, तो यहाँ से एक ही वैल्यू आएगी, x इक्वल टू 0। सो एफ डैश एक्स is greater than equal to 0 for every x belonging to real number, and f dash x equal to 0 at only one point, that is discrete point, पूरा इंटरवल तो नहीं है ना, at one point x equal to 0, hence f of x is increasing। ये फंक्शन भी इंक्रीजिंग कह सकते हैं, या इस फंक्शन को हम चाहें तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी कह सकते हैं। तो ये इस तरीके से ये प्रूफ हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि जैसे कि क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल in which f of x equal to x divided by log x is increasing, है ना, ये प्रॉब्लम है हमारा। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप इसका डोमेन निकाल लीजिए, है ना। तो जैसे कि मुझे पता है कि log x में x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो log x कब डिफाइंड होता है, जब x 0 से ज्यादा हो, और साथ ही साथ log x यहाँ पे डिनोमिनेटर में, सो दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, दैट मींस x शुड नॉट इक्वल टू 1। तो इसका जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ f जो होगा वो आप लिख सकते हैं 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 पॉइंट हटा लीजिए 1 को, ठीक है।
तो ये इस तरीके से तो डोमेन निकल जाएगा, दैट इज x greater than 0, that is the domain of log x function, and log x should not equal to 0, that is the condition of this function to be defined. So वहाँ से आएगा x should not equal to e to the power 0, and that is x is not equal to 1, and so we have written greater than 0 but not 1. So that is the domain. Now how will you check that in which region it is increasing? You have to find f dash x. इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालिए और वो कितना होगा, log x का स्क्वायर नीचे आएगा एंड log x इंटू 1 माइनस x इंटू 1 बाई एक्स log x, ठीक है ना। log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स। u बाई v का रूल लगाइए। u बाई v का क्या रूल होता है आपको पता ही होना चाहिए। u बाई v का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है v du बाई dx माइनस u dv बाई dx अपॉन v स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ पे मैंने किया है log x होल स्क्वायर, that is v, that is log x into dx by dx, that is 1 minus x, that is u into dv by dx, that is log x का 1 by x। तो यहाँ से x x कैंसिल होगा, ये आ जाएगा log x minus 1 अपॉन log x होल स्क्वायर, ओके। अब ये किस रीजन में पॉजिटिव है और किस रीजन में निगेटिव है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे कि f of x is increasing when f dash x क्या होना चाहिए, greater than equal to 0 होना चाहिए, and that will give us log x minus 1 upon log x whole square is greater than equal to 0, and since we know this fact that log x whole square is a positive number because यहाँ पे whole square है, तो इसका मतलब हो जाता है कि log x minus 1 must be greater than equal to 0, and that means that log x must be greater than equal to 1, and that will give us x is greater than equal to e to the power 1। क्योंकि जब बेस में e हो log के, तब यहाँ पे इनइक्वालिटी सिंपली हम इस तरीके से लिखते हैं। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, e से ज्यादा होनी चाहिए, ग्रेटर देन e होनी चाहिए, तो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। सो वी कैन इजीली से दैट इज इस फंक्शन का डोमेन क्या था, 0 to infinity minus 1, okay। So fx is increasing in e to infinity, okay। e से लेके infinity तक ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, और f of x is decreasing in 0 to 1 union 1 to e। ये फंक्शन डिक्रीजिंग है क्योंकि इधर तो इंक्रीजिंग निकल गया, तो बाकी जगह क्या होगा, लेस देन 0 ही होगा या इक्वल टू 0। तो आप चाहें तो e को इधर इंक्लूड भी कर सकते हैं, 1 तो इंक्लूड होगा नहीं क्योंकि वो तो डोमेन में है नहीं, तो e दोनों में इंक्लूडेड हो सकता है, डिक्रीजिंग में भी इंक्रीजिंग में भी। वो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में है या नहीं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ प्रॉब्लम में दिए हुए हैं। तो आप चाहें तो e को इंक्लूड करिए या चाहे तो इंक्लूड ना करिए, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम इज if the function f of x equal to a plus 2x cube minus 3ax square plus 9ax minus 1 is always decreasing for every x belongs to real number, then find a, clear। so the problem we start with, that is fx given है और वो कितना दिया हुआ है, a plus 2x cube minus 3ax square plus 9ax minus 1, okay। So this function is always a decreasing function for every x belongs to real number. So for f of x to be decreasing, for all x belongs to real number, f dash x must be negative. F dash x less than equal to 0 for all x belongs to real number। तो f dash x कितना होगा, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा हमारे पास 3 टाइम्स a plus 2 x square minus 3 into 6ax plus 9a must be less than equal to 0 for every x belongs to real number। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये समझना है हमें, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x में, समझ रहे हैं बात, और x के हर रियल नंबर के लिए इस एक्सप्रेशन को निगेटिव होना है, ठीक। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब आपका
This is only possible when 3 into a plus 2 is negative and b square minus, देखिए कोई भी जो एक्सप्रेशन होता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax square plus bx plus c less than and equal to 0 for every x belongs to real number, if and only if a must be negative and d must be negative, है ना, d लेस देन 0 होना चाहिए। यहाँ पे इक्वल का लगाओगे तो d इक्वल टू 0 होने से इक्वल टू d हो सकता है वैल्यू, है ना, तो d इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, इसका b स्क्वायर माइनस 4 इसी का डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, माइनस 6a होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू a प्लस 2 इंटू 9a लेस देन एंड इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा a प्लस 2 लेस देन 0 और यहाँ से हमारे पास आएगा a लेस देन माइनस 2 एंड लगा हुआ है, इसलिए इंटरसेक्शन लेंगे इन दोनों से जो हम सॉल्व करके निकालेंगे उसका। यहाँ से हमारे पास आएगा 36a स्क्वायर माइनस 12 इंटू 9 ऐसे लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई का a इंटू a प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से 36 यदि हम कॉमन ले लें तो ये बचेगा क्या, a स्क्वायर माइनस 12 इंटू 3, 36 कॉमन ले लिया तो 3 इंटू a स्क्वायर प्लस 2a लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से बचेगा कितना, माइनस ऑफ 2a स्क्वायर माइनस 6a इज लेस देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से माइनस 2 कॉमन आ रहा है एंड दैट इज माइनस 2a कॉमन आ रहा है, माइनस 2a कॉमन आ रहा है, तो माइनस 2a इंटू a प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड इसी में यदि हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड से देन वी गेट 2 टाइम्स a इंटू a प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। इनइक्वालिटी सॉल्व करना आना चाहिए एंड इसका साइन स्कीम बनाए यदि हम लोग तो माइनस 3 एंड इधर आएगा 0, तो पॉजिटिव कहाँ होगा, 0 के बाद और माइनस 3 से पहले, इधर तो निगेटिव होगा, so that simply implies that a must belongs to minus infinity to minus 3 union 0 to infinity। ये हमारा सेकेंड एक्सप्रेशन है और मान लीजिए ये फर्स्ट है। पहला तो है a लेस देन माइनस 2 और दूसरा आया है a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 3 यूनियन 0 टू इंफिनिटी। तो फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेंड जब आप करेंगे, फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेंड, दैट सिंपली इंप्लाइज दैट a मस्ट बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 3 एंड दैट इज द आंसर। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड द इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। और फंक्शन पहला जो फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 22x टू द पावर 2 माइनस 24x प्लस 7। इस फंक्शन का जो मोनोटोनिसिटी है उसका इंटरवल बताना है, दैट मीन्स ऐसा जो पॉइंट जहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, दोनों में से कुछ भी होगा, तो वो इंटरवल हमें बताना है। मतलब इस फंक्शन की इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में डिस्कशन करना है, समझ रहे बात। तो हम कैसे करते हैं, पहले तो इसका डोमेन क्या है, ऑल द रियल नंबर है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, डोमेन ऑल द रियल नंबर। f(x) निकालेंगे, कितना आएगा, 4x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 24। ये तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका f(x) आएगा जो कि क्यूबिक फंक्शन है। और क्यूबिक फंक्शन की जो खास बात है कि ये जो है वो आपको कैसे हम इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करेंगे, जब हम इसको फैक्टर कर लेंगे कहाँ पे इसका f(x) 0 हो रहा है, इधर पॉजिटिव हो रहा है, कहाँ निगेटिव हो रहा है। तो इसलिए हम इसमें ध्यान से देखें तो x की जगह पे रिटर्न ट्राई करते हैं, 1 पुट करते हैं सबसे पहले, फिर -1 पुट करते हैं, ऐसे चेकिंग करते हैं हम लोग। तो 1 जैसे मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो 4 इंटू 1 क्यूब दैट इज 4 माइनस 24 प्लस 44 माइनस 24, तो 44 प्लस 4 48 माइनस 24 माइनस 24, तो x इक्वल टू 1, f ऑफ 1 कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका एक फैक्टर तो 1 मतलब x माइनस 1 होना चाहिए। तो वो मैं फिर सॉल्व करता हूँ इसको, 4x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर निकाल लेता हूँ इस तरीके से, माइनस 20x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 24x माइनस 24, ऐसा लिख लेते हैं। इससे हो क्या जाएगा, 4x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 20x इंटू एक्स माइनस 1
प्लस 24 इंटू एक्स माइनस वन। होने क्या वाला है, यहाँ से x माइनस वन कॉमन आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 24 एंड दैट इज इक्वल टू x। 4 यहाँ से भी कॉमन आ सकता है, सो दैट इज 4 इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, दैट इज आवर एफ डैश एक्स। साइन स्कीम बनाते हैं एफ डैश एक्स का, मतलब कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है ये चेक करते हैं। साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स, और वो कैसे बनाएंगे, नंबर लाइन लेंगे, कहाँ कहाँ ये जीरो हो रहा है, वो एफ डैश एक्स की जीरो वैल्यू कहाँ हो रही है, 1 पे 2 पे और 3 पे। तो पूरे नंबर लाइन में एफ डैश एक्स कहाँ पॉजिटिव होगा, 3 के बाद पॉजिटिव, इधर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। नंबर लाइन के इस तरीके से हम साइन स्कीम बनाते हैं। और फिर जो है ये साइन स्कीम बनाना आना चाहिए आपको, पहले भी क्लास 11 में हम लोग सीख चुके हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कहाँ पे ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या सिंपली यू कैन से दैट इंक्रीजिंग, क्योंकि जीरो तो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे ही हो रहा है। एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो कहाँ कहाँ हो रहा है, x इक्वल टू 1 2 3 3 पॉइंट पे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि f ऑफ x इज इंक्रीजिंग इन 1 to 2, क्लोज इंटरवल में भी रख सकते हैं 1 to 2 यूनियन 3 to इंफिनिटी, क्लियर। एंड f ऑफ x इज डिक्रीजिंग इन माइनस इंफिनिटी टू 1, यहाँ भी क्लोज रख सकते हैं, क्लोज और ओपन कहीं पे भी लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। 2 2 3 इधर भी लिख सकते हैं। तो ये डिक्रीजिंग है इसमें, इंक्रीजिंग है इसमें, ये प्रॉब्लम हमारा हो गया सॉल्व। अब जो नेक्स्ट है इसके अंदर, नेक्स्ट हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम दिया हुआ है हमारे पास, fx इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कहाँ पे इंक्रीजिंग है और कहाँ डिक्रीजिंग है ये बताना है मुझे। तो इसके लिए मुझे पहले तो फिर से मैं बता रहा हूँ, इसका डोमेन देख लेते हैं। तो ऑल द रियल नंबर डोमेन है इस फंक्शन का, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो जीरो होगा नहीं, और वैसे भी ये रेशनल फंक्शन है तो बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं इसको। एफ डैश एक्स निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा v डी यू बाई डी एक्स। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2x का क्या होता है 2 माइनस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फिर से 2x। तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, and that is 2 into 1 minus x square divided by 1 plus x square, and that is 2 into, this is equal to, so f dash x यदि आप ध्यान से देखें तो लिख सकते हैं 2 into 1 minus x into 1 plus x divided by 1 plus x square whole square, and this is minus 2 into x minus 1 into x plus 1 divided by 1 plus x square whole square। अब इसकी वैल्यू जहाँ पे ग्रेटर देन जीरो होगी वहाँ पे तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और जहाँ पे लेस देन जीरो होगा वहाँ डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो निकालते हैं इसका साइन स्कीम बनाते हैं। तो साइन स्कीम ध्यान से बनाइए। तो कहाँ पे जीरो हो रहा है एफ डैश एक्स, ऑब्वियस सी बात है, दो पॉइंट है 1 और -1, तो -1 पहले आता है 1 बाद में आता है, यहाँ दोनों तो जीरो हो रहा है। अब 1 से बड़ा नंबर यदि मैं पुट करूंगा, देखिए ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ये वाला पार्ट क्या है हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। वैसे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही पॉजिटिव रहेगा, तो होल स्क्वायर लगा हुआ है तो और आसानी से कह सकते हैं -2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ये माइनस कुछ देर के लिए यदि मैं भूल जाऊँ तो 1 से बड़ा नंबर यदि पुट करें इसके अंदर तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन यहाँ माइनस साइन आएगा और फिर प्लस माइनस। सो इंक्रीजिंग इन माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, एंड डिक्रीजिंग इन -1 टू +1, या क्लोज इंटरवल भी यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। समझ रहे हैं बात। तो इस तरीके से हम ये प्रॉब्लम हो जाता है हमारा सॉल्व। प्रॉब्लम इज f of x
इज इक्वल टू log of x square minus 2x. Okay, so now we have to find the interval in which this function is increasing or decreasing. ठीक है ना, कहाँ पे इंक्रीजिंग है वो निकालना है और कहाँ किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है वो फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए सबसे पहले इस फंक्शन का डोमेन देख लेना चाहिए, डोमेन निकालना आना चाहिए. So for this function to be defined, x square minus 2x must be greater than 0, and that is x into x minus 2 greater than 0. And when you draw it on the number line, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 2 के बाद पॉजिटिव आएगा इसका वैल्यू, 0 से 2 के बीच में नेगेटिव. तो यहाँ से हमारे पास आएगा x must belongs to minus infinity to 0 union 2 to infinity. That is the domain. Okay. तो पहली बात तो हमें डोमेन एक फिक्स हो गया, मतलब इसी रीजन में ही इस फंक्शन का वैल्यूज पॉसिबल है. दैट मींस इसका डोमेन है ये, है ना. अब इसी डोमेन में मुझे f डैश x निकालते हुए चेक करना है कि डिफरेंशिएशन कितना होगा. तो f डैश x निकालते हैं इस फंक्शन का, तो कितना होगा 1/x स्क्वायर माइनस 2x, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा 2x माइनस 2, 2x माइनस 2. तो दिस इज इक्वल टू 1/x इंटू एक्स माइनस 2, और ऊपर कितना आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1. क्लियर. तो नाउ वी विल चेक दैट वेयर इट इज पॉजिटिव एंड वेयर इट इज नेगेटिव. तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, नंबर लाइन लेते हैं और कहाँ कहाँ ये जीरो हो रहे हैं वो देखते हैं. तो 0 फिर 1 और ये फिर 2, है ना. ये क्या आएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. इस तरीके से हम साइन स्कीम बनाते हैं किसका, f डैश x का. अब हमें क्या देखना है ध्यान से कि इसका रीजन माइनस इन्फिनिटी टू 0, है ना, डोमेन में है. ठीक है, 0 to 1 तो डोमेन में ही नहीं है, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है. 2 to इन्फिनिटी ही फिर डोमेन में है. ठीक है ना. तो माइनस इन्फिनिटी टू 0 में माइनस का साइन है, ये भी डोमेन में, 1 to 2 भी डोमेन में है नहीं. तो यहाँ से साफ साफ क्लियर हो जाता है कि f(x) इज डिक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी टू 0, है ना, क्योंकि यही डोमेन में है जिसमें डिक्रीजिंग है. और इंक्रीजिंग कहाँ है, 2 to इन्फिनिटी में है. f(x) इज इंक्रीजिंग इन 2 to इन्फिनिटी. देखिए ये बहुत ही हेल्पफुल होता है ग्राफ को प्लॉट करने में भी. आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, जब हम मैक्सिमा मिनिमा भी डिस्कस कर लेंगे तो हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि किसी भी फंक्शन का ग्राफ बाय यूजिंग मोनोटोनिक सेटिंग, बाय यूजिंग मैक्सिमा मिनिमा, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, जो भी हम लोगों ने पढ़ी है उसको यूज करते हुए हम बहुत इजीली ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं. इवन यूजिंग लिमिट ऑल्सो वी कैन इजीली ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन. तो आज के क्लास में हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया है उसको मोनोटोनिक कहते हैं फंक्शन. ठीक है ना. और आगे के क्लासेस में हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए थैंक यू.